हेलो दोस्तों, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे एंड आई होप कि आप सब सही होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं जिनवू वर्सेस एंट किंग के बारे में। मींस उनकी जो फाइट है उसे मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूं और इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो बकवास ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भाई सुन, स्टोरी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। भाई तुम लोगों में से 83% है जो देखते हैं, वीडियोस को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब कर लो यार। भाई को यहाँ पे अच्छा लगेगा यार, प्लीज सब्सक्राइब कर लो। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो स्टोरी की शुरुआत होती है जापान से, क्योंकि जापान में एक उड़ने वाली बहुत बड़ी चींटी मिलती है और ये देख के वहाँ के जितने भी हंटर एसोसिएशन के मेंबर्स से उनकी हलक में आ जाती है कि भाई ये जो चींटियाँ हैं ये तो जेजू आइलैंड में पाई जाती थी, लेकिन जेजू आइलैंड जापान से बहुत ही ज़्यादा दूर थी और ये कैसा पॉसिबल है कि वहाँ की चींटियाँ यहाँ आ जा रही हैं। फिर उन्हें एग्जामिनेशन से ये पता चलता है कि जेजू आइलैंड की चींटियाँ जो है वो इवॉल्व हो रही है और वो अब उड़ भी सकती हैं। और ये जो पर्टिकुलर चींटी थी वो उड़ के ही जेजू आइलैंड से जापान पहुंच गई थी। और ये देखने के बाद जापान की जो हंटर एसोसिएशन थी वो कोरिया के पास जाती है और कोरियन एसोसिएशन को एक प्लान बताती है कि वो जापान के जितने भी हंटर्स हैं, मीन्स हाईली एस क्लास हंटर्स जो हैं, उनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे, विच वर नेम्ड एज ब्रावो, चार्ली, डेल्टा एंड एल्फा। और उन चारों टीम्स को जेजू आइलैंड के चारों कोनों पे डिप्लॉय कर देंगे और जैसे ही वहाँ के एंड सोल्जर्स को उनकी भनक पड़ेगी और वो उन पे हमला करने आएंगे, उसी टाइम लैप्स का फ़ायदा उठा के कोरिया के जो हंटर्स हैं वो उस नेस्ट में घुसेंगे और वहाँ की क्वीन के साथ साथ जितने भी रॉयल गार्ड्स हैं उन्हें मार डालेंगे। और सबसे बड़ी बात ये रहती है कि इस रेड में सन जिनवू, जो कि हमारे कहानी का मेन प्रोटैगोनिस्ट है, वो इसमें हिस्सा नहीं लेता है क्योंकि उसे लगता है कि इसमें जितने भी एस रैंक हंटर्स है वो फुल्ली कैपेबल हैं इस रेड को कंप्लीट करने में। और फिर दिन आता है रेडिंग का और जैसे कि इन लोगों ने प्लान किया था, जापान की जितने भी एस रैंक हंटर्स है वो चारों टीम जेजू आइलैंड के कोनों पे डिप्लॉय हो जाते हैं और वहाँ की चींटियों को जैसे ही उनके होने का भनक पड़ता है वो अपने नेस्ट को छोड़कर उन सब पे हमला करने के लिए चली जाती हैं। और इसी टाइम लैप्स का फ़ायदा उठा के कोरिया के जो एस रैंक हंटर्स थे वो नेस्ट पे उतरते हैं और वहाँ के रॉयल गार्ड्स को मारते हुए क्वीन को भी मार डालते हैं। लेकिन खेल यहीं शुरू होता है। जैसे ही क्वीन की डेथ होती है तो वहाँ जितने भी एस रैंक हंटर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा फील होती है जो कि और किसी की नहीं बल्कि एंट किंग की थी। और एंट किंग उन सभी के सामने से पार होते हुए बहुत ही तेज़ी से अपने क्वीन के पास जाता है और चौंकाने वाली बात तो ये है कि उसके प्रेजेंस से जितने भी एस रैंक हंटर्स हैं वो लोग वहाँ से हिल भी नहीं पाते हैं। और जो हंटर चा थी वो तो उसके स्मेल को, मीन्स एंट किंग के स्मेल को सहन ही नहीं कर पा रही है। तो अगर तुम लोग को नहीं पता है कि हंटर चा कौन है तो मैं बता देता हूँ कि हंटर चा एक एस रैंक हंटर है और वो छोटे से छोटे स्मेल को सूंघ सकती है। मीन्स ये उनकी एक पावर है, एक एबिलिटी है। तो सोचो कि एंट किंग के पास इतनी ज़्यादा पावर थी, इतनी ज़्यादा नेगेटिव एसेंस थी कि हंटर चा उस चीज़ को संभाल ही नहीं पा रही थी। और जैसे ही एंट किंग क्वीन की डेड बॉडी को देखता है, उसे देखने के बाद एंट किंग बहुत ही जोरदार दहाड़ लगाता है, मीन्स रॉर करता है। और इस रॉर को सुन के वहाँ जितने भी एस रैंक हंटर्स थे उनकी जाती है। और इस चीज़ को भागते हुए जैसे ही हंटर चा बोलती है कि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर है, बस एंट किंग अपनी तेज़ी दिखाते हुए हंटर चा के पास आता है और उन्हें एक जोरदार मुक्का मारता है। मीन्स इतना जोरदार वो मुक्का रहता है कि हंटर चा एकदम उड़ते हुए जाती है और एक दीवार से टकराती है और उसके बाद वो अपने पैरों पे खड़ी ही नहीं हो पाती है। और इस चीज़ को देख के मादोंग, जो कि एस रैंक हंटर था, वो बोलता है कि हमें जल्द से जल्द इस मॉन्स्टर को एलिमिनेट करना पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ सुन के वहाँ जो बड़े एंट किंग थे उनका दिमाग पूरी तरह से सटक जाता है और वो अपनी तेज़ी दिखाते हुए मादोंग के पास आते हैं और अपने एक ही पंच से मादोंग के प्रोटेक्टिव शील्ड के साथ उसका हाथ भी तोड़ के रख देते हैं। और इस इंसिडेंट को देखने के बाद उनकी टीम का जो हीलर था जिसका नाम था ब्योंगू, वो कैमोफ्लेज मोड में चला जाता है। मीन्स कैमोफ्लेज मोड एक ऐसा मोड होता है, एक ऐसा स्किल होता है जिसे अप्लाई करने के बाद आदमी गायब हो जाता है, वो दिखता नहीं है।
और वो कैमोफ्लेज मोड का इस्तेमाल करके मादोंग को ठीक करने लगता है, मीन्स उसे हील करने लगता है। लेकिन एंट किंग उसे उसके कैमोफ्लेज मोड में भी देख लेता है और उसके पास आके अपने हाथ को उसके सीने के आर पार कर देता है। और वहाँ खड़े हंटर्स देखते ही रह जाते हैं और शॉक हो ही रहे होते हैं कि एंट किंग अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और ब्योंगू का सिर कच्चा चिबा जाता है। और ये चीज़ देख के बेकियोंग का दिमाग बिल्कुल ख़राब हो जाता है और वो अपने बीस्ट मोड में आके एंट किंग पे हमला करते हैं। लेकिन एंट किंग उसे अपने एक ही हाथ से गले से पकड़ता है और उसके बीस्ट मोड को ख़त्म कर देता है और बेकियोंग जो है वो अपने नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में आ जाते हैं। और एंट किंग उससे पूछता है कि तुम्हारा किंग कौन है। तो बेकियोंग तो इस बात को नहीं समझ पाता है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जैसे ही इन एस रैंक हंटर्स ने एंट किंग के क्वीन को मारा है और उसी का बदला लेने के लिए एंट किंग भी ह्यूमन रेस के किंग को मारना चाहता है, मीन्स उनके सबसे पावरफुल इंसान को मारना चाहता है। लेकिन उसी समय एंट किंग को एक बहुत ही पावरफुल एसेंस महसूस होती है जो कि उस नेस्ट के बाहर से आ रही थी, और वो तो रोईजी। गोतो रोईजी एक नेशनल लेवल के हंटर बनने वाले थे इस रेडिंग को कंप्लीट करने के बाद। और वो बैकयोंग को फेंकता है एंट किंग और सीधा निकल जाता है गोतो रोईजी के पास। और वहाँ गोतो रोईजी से पूछता है कि क्या तुम ही किंग हो। और गोतो रोईजी भी भाई पूरा एकदम एटीट्यूड में बोलता है कि हाँ हम ही किंग हैं, क्या उखाड़ना है उखाड़ लो, बोलो। तो गोतो रोईजी तो वहाँ पे थोड़ा सा सरप्राइज होता है कि भाई ऐसा मॉन्स्टर है जो कि बोल भी पाता है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे ही एंट किंग ने ब्योंगू का सिर खाया था उसके बाद उसकी एबिलिटीज़ जो है वो एंट किंग ने एब्जॉर्ब कर ली थी, इसकी वजह से वो बोल पा रहा था। अब जैसे ही एंट किंग सुनता है कि भाई यही किंग है, तो भाई एक ही बार में हम लोग देखते हैं, मीन्स नेक्स्ट पेज आप जैसे मानवा का पलटोगे तो आपको पता चल जाएगा कि गोतो रोईजी इज डेड। उनका सिर जो है वो ज़मीन में पड़ा रहता है और उनका धड़ जो है वो कहीं और पड़ा रहता है। और इसी दौरान हम लोग बेकयोंग को देखते हैं जो अपनी टीम को बोलता है कि भाई सब लोग निकलो यहाँ से वरना वो वापस आ जाएगा, तो इस बार तो भाई वाट लगनी ही लगनी है। लेकिन इसी समय क्या होता है कि जितने भी एंट सोल्जर्स हैं वो वहाँ आ जाते हैं और इन लोग को वहाँ पे घेर लेते हैं। और वहाँ एक कैमरामैन भी था जो कि इन चीज़ों को लाइव स्ट्रीम कर रहा था कि जापान और कोरिया के हंटर एसोसिएशन है वो इस चीज़ को लाइव दिखा रहे थे। तो एक एंट जो है वो जाके उस कैमरामैन पे अटैक करने वाला रहता है, लेकिन उसी समय बेकयोंग के परछाई से मीन शैडो से एक शैडो सोल्जर निकल के आता है और उस एंट के अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। और उसके बाद हम एक आवाज़ सुनते हैं, एक्सचेंज। और वहाँ हम देखते हैं कि हमारा हीरो सन जिन वो अपीयर हो चुका है और वो आके साथ ही अपने पूरे के पूरे शैडो आर्मी को समन करता है और इग्रिस जो है वो सबको काटना शुरू करता है। और जिन वो आयरन को बोलता है कि वो अपने प्रोवोकेशन स्किल को जितने भी एंड्स है उनके ऊपर अप्लाई करे। और जैसे ही आयरन जो है वो प्रोवोकेशन स्किल्स एंड्स के ऊपर अप्लाई करता है तो एंड्स जो है वो एक दूसरे को ही मारने लगते हैं। और इसी टाइम का फ़ायदा उठा के जिन्हू जो है वो अपना मैजिकल ड्रिंक वहाँ के एस रैंक हंटर्स को पिलाता है। अब ये वो वाला ड्रिंक नहीं, वो एक मैजिकल पोशन रहता है, वो संग जिनवू के मैजिक में ही है जिससे जो भी जिसको चोट वगैरह लगे वो सब हील हो जाता है, वो नॉर्मल हो जाता है। तो ये पिलाने के बाद सन जिनवू उन सब से कहता है कि भाई तुम जाकर ध्यान रखो। और ये कहते ही पीछे से एक आवाज़ आती है कि भाई ही वॉज वीक। और ये आवाज़ सुन के बेकयोंग की हालत ही ख़राब हो जाती है कि भाई एंट किंग वापस आ चुका है। और एंट किंग वापस आ चुका है इसका मतलब गोतो रोईजी ख़त्म हो गया है, मीन्स एक नेशनल लेवल हंटर मारा जा चुका है। और जैसे ही संग जिनवू को ये चीज़ समझ में आती है कि गोतो रोईजी मारा जा चुका है तो संग जिनवू वहाँ से उठता है और सीधे एंट किंग की तरफ जाने लगता है। और यहाँ हम एक बैड सीन देखते हैं जहाँ संग जिनवू और एंट किंग जो है आसपास खड़े रहते हैं। और एंट किंग जिनवू से पूछता है कि क्या तुम ही ह्यूमन रेस के किंग हो। तो सन जिनवू ये बात सुन के थोड़ा सा मुस्कुराता है और इसके वजह से एंट किंग का दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वो उसके ऊपर एक बहुत ही ज़ोरदार पंच करता है सन जिनवू के ऊपर। और वहाँ की लिटरली वहाँ की जितनी भी चीज़ें थे वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, पूरा धुआं हो जाता है सब जगह। और एंट किंग देखता है कि भाई सन जिनवू तो मेरे आसपास नहीं, ये भी ख़त्म हो गया और तुम भी वीक ही थे। लेकिन एंट किंग को नहीं पता था कि उसका बाप जिनवू उसके पीछे खड़ा है और अपने मुंह से खून थूक कर जिनवू उसे इतने जोर का पंच मारता है कि वो पंच
एंट किंग के एक्सोस्केलेटन को ब्रेक कर देता है, मीन्स उसके अपर मोस्ट लेयर को तोड़ देता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बनी हुई थी। और ये देख के वहाँ के जितने भी एस रैंक हंटर्स थे और एंट किंग खुद बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं कि भाई ये बंदा जो है ये एकदम नेक्स्ट लेवल पे, मीन्स जिनवू कोई ऑर्डिनरी इंसान बिल्कुल भी नहीं है। और फिर एंट किंग बहुत सारे हमले करता है जिनवू पे, जिसे जिनवू बहुत ही ईजी तरह से डिफ्लेक्ट करता है। और लास्ट में जब उसके पास कोई भी चारा नहीं बचता है एंट किंग के पास, तो वो अपने मुंह से एक धारदार नुकीले जैसा कुछ निकालता है। अबे वो नहीं यार, अपना एक हथियार निकालता है जो कि बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड था जिनवू के लिए, और वो उसे कट लग जाता है उसके चेहरे पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस था। और वो पॉइजन जो है वो एंट किंग ने इस लड़ाई में आने से पहले कंज्यूम किया था। और वो पॉइजन इतना ज़्यादा जहरीला इसलिए था क्योंकि उसे मदर नेचर ने खुद ही बनाया है और इससे कोई भी नहीं बच सकता। लेकिन जिनवू के पास ऐसा एक सिस्टम है उसके अंदर कि वो इस पॉइजन को बहुत ही ईजी तरह एलिमिनेट कर देता है। और ये देख के तो लिटरली एंट किंग की फट के हाथ में आ जाती है कि भाई इससे कोई बच ही कैसे सकता था, ये तो मेरा अल्टीमेट वेपन था। और उसके बाद जिनवू बोलता है ठीक है बकवास हो गया है तो करते हैं शुरू। लेकिन एंट किंग वहाँ से गायब हो जाता है और वहाँ के जितने भी एस रैंक हंटर्स रहते हैं वो भी भाई परेशान हो जाते हैं कि ये साला मॉन्स्टर गया तो गया कहाँ। तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो जो एंट किंग है वो जिनवू के एकदम ऊपर उड़ रहा होता है और वो सोचता है कि भाई जिनवू को स्ट्रेंथ से तो हराया नहीं जा सकता है, तो क्यों ना इसे स्पीड से हराया जाए, क्योंकि उसकी मेन स्ट्रेंथ उसकी स्पीड पे थी। तो वो अपने आप को थोड़ा सा छोटा कर लेता है और स्पीड में आके जिनवू के ऊपर अटैक करने वाला रहता है। लेकिन जिनवू उसे डॉज कर देता है और उस पे एक क्रिटिकल अटैक करता है, जिसके वजह से उसका जो क्रिटिकल अटैक का स्किल रहता है वो इवॉल्व हो जाता है और वो मल्टी लेट में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद जिनवू एंट किंग के ऊपर मल्टी लेट से अटैक करता है। और ये अटैक्स देख के तो खुद सन जिनवू भी मीन्स बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है कि भाई ये क्या ही पावर्स है मेरे पास। और इतनी ज़्यादा मार खाने के बाद भी एंट किंग फिर से उठता है और फिर से आता है अटैक करने के लिए सन जिनवू के ऊपर में। लेकिन सन जिनवू उसमें सोच रहा होता है कि भाई ये जो बंदा है, ये जो एंट किंग है, ये तो डीमन किंग की जितना पावरफुल है या तो उससे भी ज़्यादा। लेकिन फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है कि भाई डीमन किंग को हराने के बाद हम लेवल अप कर चुके हैं और मेरे हाथ में जो दोनों डैगर्स हैं, दोनों तलवार जो है, ये दुनिया के सबसे ताकतवर वेपन्स है, तो हारने का तो कोई चांस ही नहीं है। और उसके बाद एंट किंग उस पर बहुत सारे अटैक्स करता है जिसे वो डॉज कर देता है और जिनवू फिर से एंट किंग के ऊपर मल्टी रेट का हमला करता है। और ये हमला इतना ज़्यादा ताकतवर होता है कि भाई एंट किंग समझ जाता है कि इसके साथ लड़ना मतलब मेरा खात्मा श्योर है, एकदम निश्चित है। तो एंट किंग एक बहुत जोरदार रॉर करता है और अपने बचे कुचे एंट सोल्जर्स को अपने पास बुलाता है और उसको बोलता है सन जिनवू के ऊपर अटैक करो। और उसी समय सन जिनवू हंसता है और बोलता है कम फोर्थ। और जैसे ही वो कम फोर्थ बोलता है तो उसके शैडो आर्मी जो है उसके पास आ जाते हैं और एंट किंग और जिनवू के जो शैडो सोल्जर्स के बीच में घमासान युद्ध होता है। और एंट किंग यहाँ पे बहुत सरप्राइज हो जाता है कि भाई हो क्या रहा है, ये बंदा है कि इंसान है कि क्या है। और उसके बाद ये सब जब फाइट हो रहे होते हैं तो एंट किंग वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सन जिनवू अपने कमांडर्स टच का इस्तेमाल करता है। तो कमांडर्स टच जो है वो एक ग्रेविटी फोर्स जैसी है, तो जैसे ही एंट किंग भागते रहता है ऊपर से एक फोर्स आती है और एंट किंग को ज़मीन में पटक देती है। और उसके बाद जैसे ही एंट किंग उठने की कोशिश करता है तो जिनवू उसके ऊपर मल्टी लेट का हमला करवाता है और जिससे एंट किंग मारा जाता है। और एंट किंग के मरने के बाद सारे एस रैंक हंटर्स जो रहते हैं वो तो भाई एकदम जिनवू को भगवान मान चुके रहते हैं कि भाई आप ही दाता है, जो है आप ही है। और फिर जिनवू एंट किंग के बॉडी के पास जाता है और एक बहुत ही फेमस वर्ड बोलता है Arise। और उसके बाद एंट किंग का शैडो एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो जाता है और वो जो शैडो रहता है उसी का नाम सन जिनवू रखता है बेरू। और इसी तरह से हम सब का चहीता बेरू सन जिनवू के शैडो आर्मी में शामिल हो जाता है। तो ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन पे। और इस तरह के अगर आपको वीडियोस चाहिए, अगर आपको स्टोरी पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बता देना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। भाई तुम लोग वीडियो देखते हो सब्सक्राइब कर दो यार, देखा करो पूरी वीडियो, तो देखो 1-1.5 मिनट देखते हो यार, पूरी वीडियो देखा करो, बहुत मेहनत लगती है यार, देख लिया करो। और अगर ये वीडियो तुम लोग को पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना जैसे कि मैंने पहले भी कहा। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, बी सेफ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।